जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 13, नेटवर्क तथा डाटा सुरक्षा। ठीक है, तो आज हम लोग जो भी टॉपिक देखेंगे वो नेटवर्क तथा नेटवर्क डाटा सिक्योरिटी से देखेंगे। ठीक है, जो नेटवर्क एंड डाटा सिक्योरिटी से किस तरह के टॉपिक आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे टॉपिकों को हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, एक एक प्रश्न का टॉपिक का ऑपरेशन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न हमारा छूटना नहीं चाहिए जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर पर आधारित अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के सारे प्रश्न जो है इन्हीं चैप्टरों और इसी टॉपिकों में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा कि आप लोग एग्जाम में जाने से पहले बेहतर तरीके से तैयारी कर ले ताकि वहां दिक्कत न हो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस क्लास को, जो कि है हमारा नेटवर्क एंड डाटा सिक्योरिटी। ठीक है, नेटवर्क एंड डाटा सिक्योरिटी में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वह है साइबर स्पेस के बारे में। जो साइबर स्पेस होता क्या है, तो दुनिया भर में फैले कंप्यूटर संचार नेटवर्क तथा उसके चारों ओर फैले सूचनाओं के भंडार को साइबर स्पेस का काल्पनिक नाम दिया जाता है। ठीक है, साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग पहली बार कल्पना विज्ञान के लेखक विलियम गिब्सन ने अपनी पुस्तक न्यूरोमैंसर में 1984 में किया था। वर्तमान में इंटरनेट तथा वर्ल्ड वाइड वेब के लिए साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर यह सही नहीं है। ठीक है, चलिए साइबर वारफेयर के बारे में समझते हैं। जो ये क्या होता है साइबर वारफेयर, तो किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त व संवेदनशील डाटा चुराना, डाटा को नष्ट या क्षतिग्रस्त करना या नेटवर्क संचार को बाधित करना साइबर वारफेयर कहलाता है। इंटरनेट के बढ़ते महत्व ने साइबर वारफेयर को युद्ध की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। इसी कारण इसे वायु, समुद्र, जीवन, जमीन तथा अंतरिक्ष यानी एयर, सी, लैंड एंड स्पेस के बाद युद्ध का पांचवा क्षेत्र यानी फिफ्थ डोमेन ऑफ वारफेयर भी कहा जाता है। ठीक है, साइबर क्राइम के बारे में समझते हैं। जो साइबर क्राइम क्या होता है, अभी बहुत तरह के साइबर क्राइम होते हैं मार्केट में सोशल मीडिया के कारण, इंटरनेट के कारण। ठीक है, चलिए उसको समझते हैं जो किस तरह से होता है, कैसे होता है, यह पूरी प्रक्रिया। तो कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया कोई गैर कानूनी कार्य या अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग एक हथियार यानी कि टूल, लक्ष्य, टारगेट या दोनों रूप में किया जाता है। इंटरनेट के जरिए किए गए अपराध को नेट क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम में कंप्यूटर नेटवर्क या डाटा को नुकसान पहुंचाना या कंप्यूटर नेटवर्क या डाटा का प्रयोग किसी अन्य अपराध में शामिल करना शामिल है। ठीक है, चलिए साइबर क्राइम के कुछ उदाहरण हम लोग जानते हैं। तो पहला जो है वह है नेटवर्क का अनाधिकृत तौर पर प्रयोग करना, ये साइबर क्राइम है। दूसरा है हमारा कंप्यूटर तथा नेटवर्क का प्रयोग कर व्यक्तिगत यानी प्राइवेट तथा गुप्त यानी कॉन्फिडेंशियल सूचना प्राप्त करना। ठीक है, तीसरा हमारा है नेटवर्क तथा सूचना को नुकसान पहुंचाना। चौथा हमारा है बड़ी संख्या में ईमेल भेजना। पांचवा हमारा है वायरस द्वारा कंप्यूटर तथा डाटा को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, छठा हमारा है इंटरनेट का उपयोग कर आर्थिक अपराध यानी फाइनेंशियल फ्रॉड करना। और हमारा जो है सातवां वह है इंटरनेट पर गैर कानूनी तथा असामाजिक तत्वों तथा चित्रों को प्रदर्शित करना। ठीक है, साइबर अपराध से बचने के उपाय क्या क्या है। ठीक है, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहला जो उपाय है साइबर अपराध से बचने का वह है लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड सुरक्षित रखना तथा समय समय पर इसे परिवर्तित करते रहना। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना, फायरवॉल का प्रयोग करना, डाटा की बैकअप कॉपी रखना और प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करना और डाटा को गुप्त कोड यानी इनक्रप्टेड फॉर्म में बदलकर भेजना व प्राप्त करना। ठीक है, चलिए कंप्यूटर सुरक्षा के बारे में समझते हैं। जो कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है, तो
कंप्यूटर सुरक्षा का तात्पर्य कंप्यूटर में स्टोर किए गए तथा नेटवर्क द्वारा स्थानांतरित किए गए डाटा की सुरक्षा से है। कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाकर, ठीक है, डाटा का अनाधिकृत उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा है उपयोगकर्ता की पहचान और निजी जानकारियां जैसे पासवर्ड आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। डाटा में अनावश्यक परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। डाटा को नष्ट किया जा सकता है और किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के क्रियान्वयन को रोका जा सकता है, ठीक है। चलिए स्पैम के बारे में समझते हैं। जो स्पैम क्या होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक व्यक्तियों को वांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया ईमेल संदेश स्पैम कहलाता है, ठीक है। इसे नेटवर्क के दुरुपयोग के रूप में जाना जाता है। यह ईमेल संदेश का अभेदकारी विवरण है जो ईमेल तंत्र में सदस्यता के ओवरलैपिंग के कारण संभव हो पाता है। स्पैम सामान्यतः कंप्यूटर नेटवर्क तथा डाटा को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। वास्तव में स्पैम एक छोटा प्रोग्राम है जिसे हजारों की संख्या में इंटरनेट पर भेजा जाता है ताकि जो है वे इंटरनेट उपयोगकर्ता की साइट पर बार बार प्रदर्शित हो सके। स्पैम मुख्यतः बार बार भेजकर उपयोगकर्ता का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, ठीक है। चूंकि स्पैम भेजने का खर्च जो है वह उपयोगकर्ता यानी क्लाइंट या सर्विस प्रोवाइडर पर रहता है, अतः इसे विज्ञापन के एक रास्ते माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट की विशालता के कारण स्पैम भेजने वाले, ठीक है, को पकड़ पाना कठिन होता है। स्पैम फिल्टर या एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसका प्रयोग कर इससे बचा जा सकता है, ठीक है। चलिए, क्या आप जानते हैं कि जो अनजान यानी अननोन पते से बार बार भेजे गए ईमेल संदेश तथा उसके अटैचमेंट को बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि इससे वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। चलिए कुकीज के बारे में समझते हैं। जो कुकीज क्या होता है, ठीक है। तो जब हम वेब ब्राउज़र की सहायता से किसी वेबसाइट का उपयोग करते हैं तो उस वेबसाइट का सर्वर एक संक्षिप्त डाटा फाइल उपयोगकर्ता के ब्राउज़र को भेजता है। कुकीज वह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है। कुकीज उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना पर्दे के पीछे काम करता है, ठीक है। इसके द्वारा सर्वर उपयोगकर्ता की प्राथमिकताएं तथा उसके द्वारा भेजी गई वेबसाइटों का विवरण वेब ब्राउज़र पर संग्रहित रखता है, ठीक है। अगर वहीं उपयोगकर्ता उसी वेबसाइट पर दोबारा जाता है तो सर्वर कुकीज के माध्यम से उसकी प्राथमिकताओं और वेबसाइट को प्रस्तुत करता है। कुछ वेबसाइट उपयोगकर्ता के यूजर नेम तथा पासवर्ड को याद रखते हैं जिससे बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार कुकीज इंटरनेट के उपयोग को आसान बनाता है, ठीक है। कुकीज सामान्यतः कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, पर इसका प्रयोग उपयोगकर्ता की रुचि के अनुरूप वेबसाइट पर विज्ञापन भेजने के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ कुछ कुकीज उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत सूचनाओं तथा उसके द्वारा देखी गई वेबसाइट का विवरण रखकर गोपनीयता को खत्म करते हैं। हम वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय कुकीज को चालू, इनेबल या बंद, डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रॉक्सी सर्वर के बारे में समझते हैं। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? तो यह स्थानीय नेटवर्क यानी लोकल नेटवर्क से जुड़ा हुआ ऐसा सर्वर है जो अपने साथ जुड़े हुए कंप्यूटरों के इंटरनेट से जुड़ने के अनुरोध की निर्धारित नियमों के अनुसार जांच करता है तथा नियमानुसार सही पाए जाने पर ही उसे मुख्य सर्वर को भेजता है। इस प्रकार यह मुख्य सर्वर तथा उपयोगकर्ता के बीच फिल्टर का कार्य करता है तथा अनधिकृत उपयोगकर्ता यानी अनऑथोराइज्ड यूजर से नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर यानी हार्डवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। प्रॉक्सी सर्वर का उद्देश्य क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सी सर्वर का जो उद्देश्य है वह है अवांछित वेब पेज या वेबसाइट को प्रतिबंधित करना। दूसरा है मालवेयर तथा वायरस पर नियंत्रण रखना।
तीसरा है हमारा मुख्य सर्वर की गोपनीयता बनाए रखना, और चौथा हमारा है डाटा ट्रांसफर की गति को बढ़ाना, और पांचवा हमारा है वर्गीकृत डाटा को सुरक्षित रखना आदि। ठीक है, चलिए फायरवॉल के बारे में जानते हैं। जो फायरवॉल क्या होता है, तो यह एक डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत व्यक्तियों यानी अनऑथराइज यूजर का प्रवेश रोकता है, जबकि अधिकृत उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर नेटवर्क व डाटा उपयोग करने देता है। इस प्रकार फायरवॉल किसी कंप्यूटर डाटा या स्थानीय नेटवर्क को अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करता है। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के रूप में हो सकता है। यह सामान्य नेटवर्क व सुरक्षित नेटवर्क के बीच गेट का काम करता है तथा कंप्यूटर को नेटवर्क के खतरों जैसे वायरस, वर्म, हैकर आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। फायरवॉल किसी स्थानीय नेटवर्क या लैन को इंटरनेट की सुरक्षा खामियों से बचाता है। ठीक है, इनकमिंग डाटा की जांच भी करता है। यूजर नेम या पासवर्ड के जरिए अधिकृत उपयोगकर्ता को ही नेटवर्क का प्रयोग करने देता है। इंटरनेट पर लैन की गोपनीयता को जो है बनाए रखता है। ठीक है, फायरवॉल। चलिए कंप्यूटर वायरस के बारे में हम लोग समझते हैं। जो कंप्यूटर वायरस होता क्या है, तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कंप्यूटर वायरस। ठीक है, तो यह एक छोटा द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर या इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करता है तथा अपने कॉपी स्वयं बनाकर उसे फैलने में मदद करता है। यह डाटा को मिटाने, उसे खराब यानी करप्ट करने तथा या उसमें परिवर्तन करने का कार्य कर सकता है। यह हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में प्रवेश कर डिस्क की क्षमता को कम व कंप्यूटर की गति को धीमा कर सकता है या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को चलने से रोक सकता है। ठीक है, किसी प्रोग्राम से जुड़ा वायरस तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक उस प्रोग्राम को चलाया न जाए। वायरस ईमेल मैसेज से नहीं फैलता। ईमेल पर आने वाला वायरस ईमेल अटैचमेंट के खोलने पर सक्रिय होता है। जब वायरस सक्रिय होता है तो वह कंप्यूटर मेमोरी में स्वयं को स्थापित कर लेता है तथा मेमोरी के खाली स्थान में फैलने लगता है। कुछ वायरस स्वयं को कंप्यूटर के बूट सेक्टर से जोड़ लेते हैं। कंप्यूटर जितनी बार बूट करता है वायरस उतना ही अधिक फैलता है। कई वायरस काफी समय पश्चात भी डाटा व प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर वायरस मुख्यतः इंटरनेट यानी ईमेल, गेम या इंटरनेट फाइल या मेमोरी उपकरण जैसे फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि के सहारे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रवेश करता है। इंटरनेट पर फाइल डाउनलोड करने पर उसके साथ लगा वायरस कंप्यूटर को प्रभावित कर सकता है। वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, अतः यह कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रभावित नहीं करता। वायरस मेमोरी में घुसकर स्वयं को स्थापित करता है, अतः यह राइट प्रोटेक्ट मेमोरी तथा कंप्रेस्ड डाटा फाइल को प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है, वायरस का कंप्यूटर पर प्रभाव को हम लोग देखते हैं, जो इफेक्ट ऑफ वायरस ऑन कंप्यूटर। तो वायरस का कंप्यूटर पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए उसको समझते हैं। तो कोई कंप्यूटर वायरस से प्रभावित है या नहीं, इसे निम्नलिखित लक्षणों से पहचाना जा सकता है। पहला, कंप्यूटर स्वतः रिबूट हो जाता है। दूसरा, वेब ब्राउजर को असामान्य या गलत होम पेज खोल देता है। तीसरा, वायरस कंप्यूटर को कार्य करने की गति यानी स्पीड को धीमा कर देता है। चौथा है, कंप्यूटर बार बार हैंग हो जाता है। पांचवा है, कंप्यूटर मेमोरी की सही स्थिति तथा साइज नहीं बताता। छठा हमारा है, कुछ प्रोग्राम कंप्यूटर पर चल नहीं पाते। ठीक है, और छठा हमारा है सातवां, कंप्यूटर मेमोरी में स्थित कुछ फाइलें प्रभावित होती है तथा उनका डाटा दूषित हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: प्रोग्राम वायरस, बूट वायरस और मल्टीपर्टाइस। ठीक है, मल्टीपर्टाइट वायरस। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। प्रोग्राम वायरस प्रोग्राम फाइलों को प्रभावित करता है, जबकि बूट वायरस बूट रिकॉर्ड फाइल, एलोकेशन टेबल तथा पार्टीशन टेबल को प्रभावित करता है। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस जो है हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड के जरिए बूट सेक्टर के महत्वपूर्ण भागों को प्रभावित करता है।
यह वायरस बूटिंग के दौरान कंप्यूटर में रह गए फ्लॉपी डिस्क या अन्य रिमूवेबल डिस्क से फैलता है। ठीक है, चलिए वर्म के बारे में समझते हैं। जो वर्म क्या होता है, तो यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो अपनी कॉपी खुद ही बना लेता है तथा कंप्यूटर की मेमोरी या हार्ड डिस्क में खाली स्थान को भरने लगता है। वर्म वायरस किसी प्रोग्राम से जुड़े बिना नेटवर्क की सुरक्षा खामियों का उपयोग कर फैलता है। यह डाटा या फाइल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता। यह अपनी कॉपी खुद बनाकर तेजी से फैलता है तथा मेमोरी में स्थान घेरता है। वर्म से प्रभावित कंप्यूटर की गति धीमी हो जाती है तथा मेमोरी क्रैश भी हो सकती है। ठीक है, चलिए मालवेयर को हम लोग समझते हैं। जो मालवेयर क्या होता है, तो यह एक द्वेषपूर्ण यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर प्रोग्राम से छेड़छाड़ करता है या उसे नुकसान पहुंचाता है। सभी वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर आदि मालवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए ट्रोजन हॉर्स के बारे में समझते हैं। जो क्या होता है, तो यह एक प्रकार का वायरस है जो स्वयं को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसे गेम, यूटिलिटी प्रोग्राम आदि की तरह प्रस्तुत करता है। जब उस सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है तो ट्रोजन हॉर्स पृष्ठभूमि में कोई अन्य कार्य संपादित करता है। इसका उपयोग अनधिकृत व्यक्तियों यानी अनऑथराइज्ड पर्सन द्वारा कंप्यूटर की सूचनाओं तक पहुंचने तथा उसका इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए की लॉकर के बारे में समझते हैं। की लॉकर क्या होता है, तो अपने नाम के अनुरूप यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में दबाए गए की का रिकॉर्ड रखता है। इस रिकॉर्ड का उपयोग बाद में किसी गुप्त सूचना, कोड या पासवर्ड की अनधिकृत जानकारी प्राप्त करने तथा उसका गलत प्रयोग करने के लिए किया जाता है। की लॉकर प्रोग्राम स्पाईवेयर का एक प्रकार है क्योंकि इसे उपयोगकर्ता की सूचना के बिना कंप्यूटर में चलाया जाता है। ठीक है, चलिए स्पाईवेयर के बारे में समझते हैं। स्पाईवेयर क्या होता है, तो यह एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर उपयोगकर्ता के विरुद्ध जासूस यानी स्पाई की तरह कार्य करना होता है। यह द्वेषपूर्ण प्रोग्राम कंप्यूटर उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर उपयोग के बारे में छोटी छोटी सूचनाएं जैसे ईमेल संदेश, यूजरनेम, पासवर्ड, पूर्व में देखी गई वेबसाइट का विवरण आदि इकट्ठा करता है। की लॉगर स्पाईवेयर का एक उदाहरण है। कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जानबूझकर स्पाईवेयर का प्रयोग करती है। ठीक है, चलिए हैकर के बारे में समझते हैं। हैकर क्या होता है, तो हैकर का वास्तविक अर्थ है किसी तंत्र या प्रणाली की कार्य पद्धति को जानने के लिए उसमें छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति। ठीक है, कंप्यूटर में हैकर वह व्यक्ति है जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उनका उपयोग नेटवर्क में घुसने तथा डाटा का अनधिकृत प्रयोग करने के लिए करता है। वह ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क की खामियों को उजागर करने के लिए या जिज्ञासावश या आर्थिक लाभ के लिए करता है। ठीक है, नेटवर्क में घुसकर डाटा या सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया हैकिंग कहलाता है। हैकिंग के कारण अधिकृत उपयोगकर्ता नेटवर्क तथा संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पाता। इसे डेनियल ऑफ सर्विस DOS कहा जाता है। ठीक है, हैकर को कई श्रेणियों में बांटा जाता है। सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क की सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए उनका पता लगाने वाला व्हाइट हैट हैकर्स कहलाता है। सॉफ्टवेयर को उपयोग के लिए जारी करने से पहले उनकी कमियों को उजागर कर ठीक करने वाला ब्लू हैट हैकर कहलाता है। किसी अवैध कार्य के लिए इस पद्धति का प्रयोग करने वाला ब्लैक हैट हैकर कहलाता है। ठीक है, चलिए क्रैकर के बारे में जानते हैं। क्रैकर क्या होता है, तो कंप्यूटर तथा नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सेंध लगाकर या अनधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त कर इनका इस्तेमाल किसी अवैध कार्य के लिए करने वाला जो है क्रैकर कहलाता है। ठीक है, इसे ब्लैक हैट हैकर भी कहते हैं। सामान्यतः हैकर तथा क्रैकर का प्रयोग एक ही संदर्भ में किया जाता है। हैकर का उद्देश्य कंप्यूटर तथा नेटवर्क प्रणाली में कमियों को उजागर करना होता है, जबकि क्रैकर अपराध या आर्थिक लाभ के लिए ऐसा करता है। ठीक है,
चलिए पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में हम लोग जानते हैं। जो पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है, तो कंप्यूटर तथा नेटवर्क का पासवर्ड कोडेड फॉर्म यानी इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। क्रैकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से कोडेड पासवर्ड का पता लगा लेते हैं तथा इसका उपयोग अवैध कार्यों तथा अनधिकृत उपयोग के लिए करते हैं। पासवर्ड क्रैकर एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए पैकेट स्नीफिंग के बारे में जानते हैं। पैकेट स्नीफिंग क्या होता है, तो इंटरनेट पर डाटा को पैकेट में बांधकर भेजा जाता है। डाटा पैकेट को अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही उसकी पहचान कर उसे रिकॉर्ड कर लेना पैकेट स्नीफिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए पैच के बारे में समझते हैं। जो पैच क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा उपयोग के लिए जारी सॉफ्टवेयर में कई खामियां होती है जिनका फायदा हैकर क्रैकर उठाते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा इन कमियों में सुधार के लिए समय समय पर छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जारी किए जाते हैं जिन्हें पैच कहा जाता है। ये पैच सॉफ्टवेयर मुख्य सॉफ्टवेयर के साथ ही कार्य करते हैं। ठीक है, स्केयरवेयर के बारे में जानते हैं। जो स्केयरवेयर क्या होता है, तो यह कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार है जो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को प्रभावित करता है। इसमें इंटरनेट से जुड़े उपयोगकर्ता को कोई फ्री एंटीवायरस या फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लालच दिया जाता है। यह एक ही वायरस कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, चलिए टाइम बम वायरस के बारे में समझते हैं। जो ये क्या होता है, टाइम बम वायरस, तो ऐसा वायरस जो किसी निश्चित तारीख या समय या घटना पर प्रभाव यानी एक्टिवेट होता है, टाइम बम वायरस कहलाता है। इस प्रकार के वायरस का पता लगने से पूर्व उन्हें कई कंप्यूटरों तक फैलने का मौका मिल जाता है। चूंकि ये वायरस किसी लॉजिक पर प्रभावित होते हैं अतः इन्हें लॉजिक बम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिशिंग के बारे में समझते हैं। फिशिंग क्या होता है, तो इंटरनेट पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के यूजर नेम, पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग कहलाता है। ठीक है, इसके लिए उपयोगकर्ता को झूठे यानी फेक ईमेल का संदेश भेजे जाते हैं जो दिखने में वैध वेबसाइट से आए हुए लगते हैं। इन ईमेल या संदेश में उपयोगकर्ता को अपना यूजर नेम, लॉगिन आईडी या पासवर्ड तथा अन्य विवरण डालने को कहा जाता है जिनके आधार पर उपयोगकर्ता के गुण विवरणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में जानते हैं। जो आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, तो अपराधियों द्वारा छद्म रूप धारण कर यूजर की व्यक्तिगत पहचान जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड तथा अन्य गोपनीय जानकारी चुराना आइडेंटिटी थीफ कहलाता है। इसके द्वारा इंटरनेट पर आर्थिक और अन्य अपराधों को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में समझते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर क्या होता है, तो यह जो है डिजिटल सिग्नेचर, यह कंप्यूटर नेटवर्क पर किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने, उसकी स्वीकृति यानी अप्रूवल प्राप्त करने तथा किसी तथ्य को सत्यापित यानी वेरीफाई करने की एक जो है पद्धति है। ठीक है, इसमें नेटवर्क सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। डिजिटल सिग्नेचर तकनीक का प्रयोग कंप्यूटर पर स्टोर किए गए किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लिए बिना उस पर हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर किसी मैसेज या डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ जाता है तथा उसकी वैधता यानी ऑथेंटिसिटी प्रमाणित करता है। डिजिटल सिग्नेचर एक विशेष डिजिटल कोड होता है जो कंप्यूटर पर कोडेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है ताकि उसे अनधिकृत उपयोगकर्ताओं की पहुंच से दूर रखा जाए। ई कॉमर्स तथा ई प्रशासन में, ठीक है, इसका प्रयोग प्रचलित है। चलिए एंटीवायरस के बारे में हम लोग समझते हैं। एंटीवायरस क्या होता है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न सॉफ्टवेयर वायरस के खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। यह ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो सॉफ्टवेयर में विद्यमान द्वेषपूर्ण प्रोग्राम जैसे कि वायरस, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म आदि की पहचान कर उन्हें नष्ट करता है तथा वैध सॉफ्टवेयर में घुसने से रोकता है। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ऑटो प्रोटेक्ट प्रोग्राम इस्तेमाल से पूर्व किसी सॉफ्टवेयर, ईमेल या इंटरनेट फाइल की जांच करता है तथा वायरस पाए जाने पर उन्हें नष्ट भी करता है। यही किसी वायरस के सक्रिय होने पर तत्काल सूचित भी करता है।
कंप्यूटर को वायरस से मुक्त करने के लिए समय समय पर सिस्टम स्कैन द्वारा कंप्यूटर मेमोरी की जांच की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे जो है नए नए वायरस प्रकाश में आते हैं, वैसे ही कंपनियां उसके लिए एंटीवायरस प्रोग्राम भी जारी करती है। इस कारण यह जरूरी है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का समय समय पर नवीनीकरण किया जाए। चूंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसी भी प्रोग्राम या फाइल को चालू किए जाने से पहले उसकी जांच करता है, अतः वह कंप्यूटर के काम करने की गति को कम भी कर देता है। कुछ प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जैसे नॉर्टन, बिट डिफेंडर, मैकेफे, ठीक है, एवीजी, बहुत सारा अभास्ट, ये सारे जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इंटरनेट सुरक्षा की तरफ। ठीक है, इंटरनेट सिक्योरिटी समझते हैं जो क्या होता है। तो इंटरनेट सुरक्षा का अर्थ है नेटवर्क तथा नेटवर्क पर उपलब्ध सूचना, डाटा या सॉफ्टवेयर को अनधिकृत यानी अनऑथोराइज्ड व्यक्तियों की पहुंच से दूर रखना तथा केवल विश्वसनीय उपयोगकर्ताओं द्वारा ही इनका उपयोग सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए इंटरनेट सुरक्षा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए इन्हें हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहला जो है हमारा वह है उपयोगकर्ता के प्रामाणिकता की जांच करना यानी ऑथेंटिकेशन करना। उपयोगकर्ता के प्रामाणिकता की जांच लॉगिन आईडी, पासवर्ड, गुप्त कोड आदि के सत्यापन यानी वेरिफिकेशन द्वारा की जाती है। ठीक है, दूसरा है हमारा एक्सेस कंट्रोल। कुछ विशेष डाटा या सूचना की उपलब्धता कुछ विशेष उपयोगकर्ताओं के लिए ही सुनिश्चित करना एक्सेस कंट्रोल कहलाता है। अंगुलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट, आवाज की पहचान, वॉइस रिकॉग्निशन, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आदि द्वारा ऐसा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टोग्राफी के बारे में समझते हैं। जो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, तो सूचना या डाटा को इंटरनेट पर भेजने से पहले उसे गुप्त कोड में परिवर्तित करना तथा प्राप्तकर्ता द्वारा उसे प्रयोग से पूर्व पुनः समान सूचना में परिवर्तित करना क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। यह इंटरनेट पर डाटा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार है। सूचना या डाटा को गुप्त संदेशों में बदलने की प्रक्रिया इनक्रप्शन कहलाती है, जबकि इनक्रिप्ट किए गए डाटा या सूचना को पुनः समान सूचना में बदलना डिक्रिप्शन कहलाता है। क्रिप्टोग्राफी से डाटा स्थानांतरण के दौरान डाटा चोरी होने या लीक होने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं हम लोग जो इंटरनेट सुरक्षा में शामिल होता है। तो क्या शामिल होता है, सूचना, डाटा तथा संसाधनों का उपयोग केवल अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, डाटा तथा संसाधन अधिकृत व्यक्तियों के लिए हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। नेटवर्क पर भेजे गए डाटा के गंतव्य तक पहुंचने से पहले उसे रिकॉर्ड करने तथा छेड़छाड़ या परिवर्तन करने की संभावना न होना। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि वायरलेस नेटवर्क में डाटा तथा सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्धारित मानक यानी स्टैंडर्ड तथा नेटवर्क प्रोटोकॉल WEP वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी कहलाता है। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है यूजर आइडेंटिफिकेशन। वो क्या होता है, तो कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर अधिकृत उपयोगकर्ता की पहचान करना यूजर आइडेंटिफिकेशन कहलाता है, जबकि इस पहचान को सत्यापित करने की प्रक्रिया ऑथेंटिकेशन कहलाती है। ठीक है, यूजर नेम तथा पासवर्ड के बारे में समझते हैं। तो उपयोगकर्ता की पहचान स्थापित करने यानी आइडेंटिफिकेशन तथा उसे सत्यापित यानी कि ऑथेंटिकेशन की सर्वाधिक प्रचलित विधि यूजर नेम तथा पासवर्ड की है। पासवर्ड एक गोपनीय डिजिटल कोड है जो अनधिकृत यानी अनऑथोराइज्ड यूजर का डाटा, सूचना या प्रोग्राम तक पहुंच प्रतिबंधित करता है। इसके द्वारा केवल अधिकृत उपयोगकर्ता को ही कंप्यूटर डाटा तथा नेटवर्क का उपयोग करने दिया जाता है। यूजर नेम तथा पासवर्ड उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया जाता है। अगली बार कंप्यूटर या नेटवर्क का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम यूजर नेम तथा पासवर्ड डालने का अनुरोध करता है। कंप्यूटर
पहले से स्टोर किए गए यूजर नेम तथा पासवर्ड से दी गई सूचना का मिलान करता है तथा सही पाए जाने पर ही कंप्यूटर तथा नेटवर्क के प्रयोग की इजाजत देता है। ठीक है, पासवर्ड सुरक्षित रखने के उपाय। ठीक है, चलिए इसको जानते हैं, जो पासवर्ड को हम लोग कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। वे टू प्रोटेक्ट पासवर्ड। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम तथा नेटवर्क में धोखे से या बार बार प्रयास कर, ठीक है, या सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड लीक होने की संभावना बनी रहती है। इससे बचने के लिए पासवर्ड को याद रखना चाहिए ताकि इसे लिख कर न रखना पड़े। पासवर्ड नियमित अंतराल पर बदलते रहना चाहिए। पासवर्ड बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। पासवर्ड जितना बड़ा होगा, बार बार प्रयास कर उसे प्राप्त करना उतना ही कठिन होगा। पासवर्ड में अक्षरों यानी लेटर, अंकों यानी नंबर तथा विशेष चिन्ह यानी स्पेशल कैरेक्टर का मिश्रण होना चाहिए। पासवर्ड में कैपिटल लेटर तथा स्मॉल लेटर का मिश्रण भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बायोमेट्रिक तकनीक के बारे में हम लोग समझते हैं। जो बायोमेट्रिक तकनीक क्या होता है, तो मानवीय अंगों जैसे अंगुली की छाप, फिंगरप्रिंट यानी कि आंख की पुतली, रेटिना एंड आइरिस, चेहरे की आकृति, फेशियल पैटर्न, आवाज यानी वॉइस आदि का प्रयोग कर उपयोगकर्ता की पहचान स्थापित करने की तकनीक बायोमेट्रिक तकनीक कहलाती है। ठीक है, कंप्यूटर में अधिकृत व्यक्तियों के नमूने पहले से स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के काफी महत्वपूर्ण टॉपिक सब, जिन सभी टॉपिकों का हम लोगों ने ऑपरेशन करके समझा, जो किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन सभी टॉपिकों को हम लोगों ने डिस्कस किया। नेटवर्क तथा डाटा सुरक्षा का चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।